नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक लेकर आते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। लखीमपुर खीरी मामले पर महाराष्ट्र बंद, यूपी बीजेपी भी कर रही किनारा। लखीमपुर पर बोले वरुण, कहा हिंदू बनाम सिख बनाने की हो रही है कोशिश। उत्तराखंड बीजेपी को बड़ा झटका, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल। कोयला संकट से बिजली संकट की आशंका, शाह करेंगे आज बैठक। और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में अधिकारी समेत 5 जवान शहीद। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के महाराष्ट्र बंद की। जी हां, लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड के मामले में आज अघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। अब जो खबरें आ रही हैं उसमें यह पता चल रहा है कि बसों की तोड़फोड़ की गई है और जगह जगह पर पत्थरबाजी की खबरें आई हैं। फल और सब्जी की दुकानें बंद थी कई इलाकों में और कई इलाकों में हिंसा की भी खबरें आई हैं। हालांकि जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध थी। नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के प्रवक्ता हैं, एनसीपी के मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए हमें काम बंद करना चाहिए क्योंकि ये किसानों के भविष्य का मामला है और उसी के विरोध में ये पूरा जो बंद था आज इसे बुलाया गया। उसी तरीके से जो जयंत पाटिल हैं, एनसीपी के मंत्री, उन्होंने कहा था कि अभी तक कोई भी एक्शन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ नहीं लिया गया है और इसीलिए बीजेपी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। यानी कि जो सियासी पारा है लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड मामले में, उसमें यह सियासी पारा बिल्कुल गर्म हो गया है और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार ने इसको लेकर एक तरीके से सरकार की घेराबंदी करी है। अब आपको बता दें कि जो बीजेपी के विधायक हैं राम कदम और प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि अगर जबरदस्ती बंद बुलाने के लिए लोगों को मजबूर किया गया तो वो सड़क पर उतरेंगे। अब आपको इधर बता दें कि जो नेता विपक्ष हैं और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार पर होती है और जिन्हें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है वही बंद बुला रहे हैं और ये आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। फिर साथ में फडणवीस ने यह भी कहा कि अभी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी तरीके के बंद को सही नहीं ठहराया था। शिवसेना पर जुर्माना भी लगाया गया था और इस बंद को लेकर हाई कोर्ट को लेकर इस मामले में इसमें देखना चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है। और साथ में फडणवीस ने शिवसेना की सरकार पर हमला बोला और कहा कि शिवसेना की सरकार पुलिस की मदद से ये बंद को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। यानी कि लखीमपुर खीरी मामले में इस समय विपक्ष के पैरों में थिरकन आ गई है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार ने इसकी अगुवाई की है, महाराष्ट्र बंद बुलाया है और एक तरीके से पूरा जो विपक्ष है इस समय एकजुट हो रहा है। क्या शिवसेना, क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी, सब इस समय बिल्कुल लामबंद हो गए हैं सरकार को घेरने के लिए। क्यों? क्योंकि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का काम किया है बीजेपी की सरकार ने, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार में बीजेपी के मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी मासूम किसानों पर चढ़ाई थी, उन्हें रौंद डाला और इस चीज को लेकर विपक्ष अब ऐसा लगता है कि चुप बैठने वाला नहीं है। तो आशीष मिश्रा को तो हिरासत में ले लिया गया, 12 घंटे की उनसे पूछताछ चली और शनिवार देर रात उनको हिरासत में लिया गया। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि आशीष मिश्रा की जो अदालत ने 3 दिनों के लिए उनको पुलिस रिमांड में भेजा है। एसआईटी ने 14 दिनों के हिरासत की मांग की थी, लेकिन आशीष मिश्रा को अदालत ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा है। लेकिन दूसरी तरफ यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका एक बड़ा रोचक बयान आया है और उस बयान से ये पता चलता है कि बीजेपी में लोग अजय मिश्रा से किनारा करना चाह रहे हैं। और यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने बीजेपी की जो माइनॉरिटी मोर्चा की जो मीटिंग है वो उसको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेतागिरी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से लोगों को कुचलना शुरू कर दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेता होने का मतलब ये नहीं कि आप लूटपाट करें, लोगों को मार डालें, लोगों को कुचल डालें। और उन्होंने कहा है कि आपको वोट्स
आपके आचरण से, आपके बिहेवियर से मिलेंगे, ना कि गाड़ियों से रौंदने के लिए। और ये जो स्वतंत्र देव सिंह का बयान है, ये कब आया? जब प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार अपने मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। तो जब ये बयान आया तो स्वतंत्र देव सिंह ने जिस तरीके से किनारा काटा है अजय मिश्रा से, वो इस बात का सबूत है कि बीजेपी के अंदर भी इस चीज को लेकर काफी खलबली है कि अब अजय मिश्रा का समय पूरा हो चुका है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो स्वतंत्र देव सिंह का जो ये बयान है ये काफी महत्वपूर्ण है और ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी के इंटरनल सर्कल्स में भी अजय मिश्रा को लेकर असहजता पैदा हो गई है और बीजेपी के लोग खुद चाहते हैं कि अब सरकार अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग ले। लेकिन क्या ये सरकार करेगी? क्योंकि अजय मिश्रा अमित शाह के नुमाइंदे माने जाते हैं, उनकी कोटरी के माने जाते हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह अजय मिश्रा से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि वो जूनियर होम मिनिस्टर हैं। और ऐसे में क्या अमित शाह अपने गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे? और इस इस्तीफे से और आगे की जो डायनामिक्स है, आगे की जो राजनीति है, वो किस तरह से पलटती है? क्योंकि ये बात तो कहना गलत बिल्कुल नहीं है कि विपक्ष बिल्कुल एकजुट हो गया है और जो किसान हैं वो बिल्कुल एकजुट हो गए हैं जब से लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का मामला सामने आया है। और इससे ये पता चलता है कि बीजेपी किसान विरोधी है और विपक्ष इसको लेकर बार बार आवाज उठा रहा है। तो अब ये समय का फेर आप कहिए, लेकिन बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है अजय मिश्रा टेनी और आशीष मिश्रा को लेकर कि किस तरीके से, किस बर्बरता से उन्होंने किसानों को कुचला है। आज भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि शांतिपूर्वक ढंग से किसान चल रहे हैं और अचानक एक गाड़ी आती है और किसानों को रौंदती हुई चली जाती है। तो ये जो हरकत है इससे कौन बर्दाश्त करेगा? और अगर बीजेपी अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं मांगती तो बीजेपी को वाकई में आने वाले चुनाव में एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अब देखना यह होगा कि अजय मिश्रा कब इस्तीफा देते हैं। अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है आशीष मिश्रा से, वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए एक बहुत ही कठिन स्थिति लखीमपुर खीरी के बाद पैदा हो गई है। इस पर आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी बीजेपी के जो पीलीभीत के एमपी हैं, लोकसभा सांसद वरुण गांधी से जुड़ी हुई है, जो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, किसानों के मसले पर, लखीमपुर खीरी मामले पर भी। और उनका हमला कहीं भी थम नहीं रहा है। कल रविवार के दिन भी उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि लखीमपुर खीरी का जो हादसा है उसको हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और ये न सिर्फ खतरनाक है बल्कि अनैतिक भी है। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसी ओछी राजनीति के लिए राष्ट्रीय एकता को खतरे में नहीं डालना चाहिए। यानी कि एक सीख देते हुए वरुण गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ये जो मारे गए किसान हैं, जिनको रौंदा गया है, इनका किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है। क्योंकि किसानों को अभी आपने देखा था कि खालिस्तानी बोला गया था, उसमें बोला गया था कि खालिस्तानी झंडे वहां पर फहराए जा रहे थे। तो उसी को लेकर वरुण गांधी ने फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। 3 अक्टूबर को यह हादसा हुआ था, जिसके बाद लगातार वरुण गांधी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आए हैं। अभी हाल में आपने देखा था कि उन्होंने योगी सरकार को एक पत्र भी लिखा था और कहा था कि जो गन्ना किसान हैं उनकी कीमतों को बढ़ाया जाए। और जब बढ़ा भी दिया गया तो उसमें कहा गया कि 50 रुपए बोनस की उन्होंने बात की। तो लगातार वरुण गांधी केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और बीजेपी के सांसद होने के बाद अगर वो लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, बीजेपी को ये बता रहे हैं कि बीजेपी का आचरण किसानों के प्रति अच्छा नहीं है, तो वो इस बात को दर्शाता है कि पहली बात तो ये कि बीजेपी के अंदर जो एक असहजता बन गई है, एक डिस्कम्फर्ट जो एक पैदा हो रहा है। और दूसरा, क्या वरुण गांधी बीजेपी छोड़ने की तैयारी में लग गए हैं? और अगर वो बीजेपी छोड़ते हैं तो क्या होगा पीलीभीत और सुल्तानपुर का? क्योंकि सुल्तानपुर से उनकी मां है लोकसभा सांसद और पीलीभीत से वो खुद सांसद हैं और ये वो इलाका है जहां पर मेनका गांधी और राहुल गांधी का अच्छा खासा बोलबाला है और किसानों की एक भारी जनसंख्या उस इलाके से आती है। और वरुण गांधी क्या बीजेपी का एक विरोधी दल बनकर वहां पर उभरेंगे?
उनका क्या होगा, क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर कोई एक नया आउटफिट एक नया आउटफिट लॉन्च करेंगे, ये सारे अभी स्पेक्यूलेशन के सवाल हैं कि वो क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी में रहकर ही बीजेपी का विरोध करने वाले वरुण गांधी बीजेपी को एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है। और ये दिखाता है कि जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के अजय मिश्रा के खिलाफ बोल रहे हैं, उसी तरीके से वरुण गांधी पूरी बीजेपी के सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं और ये बोल रहे हैं कि देखिए ये कितनी किसान विरोधी सरकार है और ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उसके खुद के एमपीज, उन्होंने हाल में अभी देखा था कि बीजेपी ने उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें से मेनका गांधी और वरुण गांधी को बाहर निकाल फेंका। और जाहिर सी बात है कि ये बात वरुण गांधी को अच्छी नहीं लगी। वरुण गांधी 3 टाइम एमपी रह चुके हैं और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने किसानों के हित में बोलना शुरू किया है, वो वाकई में ये शो करता है कि वरुण गांधी ने अपने भविष्य की परवाह किए बगैर उन्होंने किसानों का साथ दिया है। आज वो किसानों के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। तो अब ऐसे में वरुण गांधी का भविष्य क्या है, वो किस पार्टी में शामिल होंगे, ये अभी दूरगामी कुछ सवाल हैं जिसका जवाब अभी तुरंत शायद हमें नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए असहजता ये जरूर पैदा करता है और वरुण गांधी को एक नए नेता के रूप में और एक किसानों के एक नए मसीहा के तौर पर जरूर पेश करता है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए चारों तरफ से अब हमला ही हमला है और असहजता ही असहजता है, यानी कि बीजेपी के लिए कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। अब तीसरी खबर में हम बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड सरकार में रहे परिवहन मंत्री यशपाल आर्या आज वो कांग्रेस में वापस शामिल हो गए। साथ में उनके जो बेटे हैं संजीव आर्या, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। और पिक्चर्स कुछ ट्वीट हुए थे जिसमें कि ये दिखाया गया कि वो राहुल गांधी से मिले थे और जो यूथ कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, उन्होंने ट्वीट करके ये बात बताई कि यशपाल आर्या की घर वापसी हो गई है। अब आपको बता दें कि 25 सितंबर को अभी हाल में ही जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जब उनको ये पता चला कि यशपाल आर्या नाराज हैं तो वो उनके घर गए, उनसे करीब 35 या 40 मिनट की मीटिंग की, ब्रेकफास्ट टेबल पर बातचीत हुई और फिर उसमें यशपाल आर्या ने कहा कि उन्हें तो नहीं पता था कि वो नाराज चल रहे थे। तो वो बात आई गई हो गई। और लेकिन ये काफी समय से ये बात चर्चा में है कि यशपाल आर्या पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। वो बीजेपी में जो भी कुछ चल रहा है वो उससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि यशपाल आर्या पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनके पास कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे। 6 डिपार्टमेंट्स का वो जिम्मेदार उनके पास उनका जिम्मा था। और आपको ये बता दें कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के गणेश गोरियाल, उन्होंने संकेत दिया है कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और 15 अक्टूबर के बाद पता चल जाएगा कि हवा किस ओर बह रही है। तो यशपाल आर्या जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, आज उन्होंने वापस कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, यानी कि उत्तराखंड में बयार किसी और दिशा में बह रही है। कांग्रेस की घर वापसी के लिए लोग तैयार हैं, यानी कि यशपाल आर्या जो कांग्रेस छोड़कर गए थे वो वापस कांग्रेस में आ गए हैं, यानी कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए थे, जिनको ट्रस्ट डेफिसिट था, भरोसे की कमी थी, वो आज वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ये दिखाता है कि जो एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो कि कांग्रेस में देखी गई थी, उसी का हवाला देते हुए आज यशपाल आर्या वापस आए, क्योंकि कुछ प्रेस रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा था तो उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस में जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी दिखती है वो बीजेपी में बिल्कुल नहीं है। तो एक तरीके से हवा किस ओर बह रही है उत्तराखंड में, ये इस बात का संकेत है। और दूसरी तरफ ये जो लीडर्स हैं जो बीजेपी छोड़कर अब वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वो बीजेपी में लोकतांत्रिक माहौल है उसका भी खुलासा कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर किस तरीके से नेताओं का दम घुट रहा है, उनमें वहां पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा चुकी हैं, एक तरीके की डिक्टेटरशिप है और जिस तरीके का फ्रीडम यशपाल या आर्या चाह रहे थे उनको नहीं मिल रहा था। तो एक तरीके से जो ये नेता अब
बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वो बीजेपी की पोल तो खोल ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि जो हवा है वो किस तरह बह रही है। अब उत्तराखंड में चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं और ऐसे में यशपाल आर्या का वापस कांग्रेस में शामिल होना एक महत्वपूर्ण संकेत है, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक खतरे की घंटी है। जैसा गणेश गोदियाल ने कहा कि अभी कई नेता बीजेपी के कांग्रेस के संपर्क में हैं। अब देखना यह होगा कि यशपाल आर्या के बाद अब कौन से वो नेता हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं। क्या करेंगे पुष्कर सिंह धामी, क्या करेंगी बीजेपी की केंद्र सरकार, जिसके हाथ से ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की सत्ता बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ, चौथी खबर की ओर चलते हैं और बात करते हैं कोयला संकट और बिजली संकट की। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि भारत में जितने भी जो 135 कोयला से चलने वाले जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसमें से 65 ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहां पर कोयले का स्टॉक सिर्फ 2 या 3 दिन का बचा है। एक बहुत ही भयावह स्थिति है। और आपको बता दें कि 3 थर्मल पावर प्लांट्स जो पंजाब में हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। 4 थर्मल पावर प्लांट्स केरला के बंद हो चुके हैं। उसी तरीके से महाराष्ट्र के 13 पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स जो कि बंद हो चुके हैं। और जितने भी मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के, पंजाब के, आंध्र प्रदेश के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कोल सप्लाईज को रिप्लेनिश किया जाए ताकि जो ये कोयला संकट से उत्पन्न हुआ जो बिजली संकट है उससे निपटा जाए। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो अभी बिल्कुल डिनायल मोड में है। उसका ये कहना है कि नहीं, इतनी बड़ी शॉर्टेज नहीं है जिसकी बात विपक्षी सरकारें कर रही हैं। और आर.के. सिंह जो कि पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी पावर शॉर्टेज नहीं है और हमारे देश के पास 4 दिन का उपलब्ध स्टॉक है और उसके बाद यानी कि हम 4 दिन अहेड चल रहे हैं और उनके हिसाब से ये स्थिति कंट्रोल में है अगर हमारे पास 4 दिन का स्टॉक है। तो ये बताता है कि किस तरीके से हम अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करते हैं, यानी कि जो प्रबंधन है, जो ऊर्जा प्रबंधन है, उसमें भारत किस तरीके से फेल हो रहा है। अब आपको एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का डेटा बताते हैं। उसके हिसाब से 5 अक्टूबर तक 135 थर्मल पावर प्लांट्स में 80 ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि सुपर क्रिटिकल स्टेज में हैं, यानी कि यहां पर स्टॉक केवल 6 से 7 दिन का है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश की ऊर्जा स्थिति कितनी खराब बताई जा रही है। लेकिन इसका कारण क्या है? जो कुछ रीजंस बताए जा रहे हैं कि अचानक से बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है पोस्ट कोविड सिनारियो में। उसके बाद जहां से कोयला आता है यानी कि कोल माइन एरियाज में बारिश बहुत ज्यादा हुई है और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए कोयले की आवाजाही में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से कोयले को इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। और दूसरी तरफ जो कि ये बताया जा रहा है कि 70% जो हमारे देश की जो कोयला डिमांड है उसे कौन पूरा करता है? जो पीएसयू है, कोल इंडिया लिमिटेड, यानी कि उसी की मोनोपोली है, वो सोल कोल मैन्युफैक्चरर है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर एक ही कंपनी को इसका प्रबंधन दिया गया है तो ये प्रबंधन इतनी हाई डिमांड में कैसे ठीक से चलेगा। लेकिन इस चीज को दूरदर्शिता से बीजेपी की सरकार ने प्लान नहीं किया और जिस तरीके से एक ऑक्सीजन क्राइसिस नजर आई थी जब दूसरी कोरोना की लहर आई थी, तो हमने देखा था कि किस तरीके से ऑक्सीजन का प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया था। ठीक उसी तरीके से अब कोयला प्रबंधन और ऊर्जा प्रबंधन में बीजेपी फेल हो गई है। बीजेपी ये कहती है कि वो सब कुछ ठीक से प्लान कर रही है, उसके पास नीतियों की कमी नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है। तो फिर आखिर कमी कहाँ रह गई कि अगर आपने ये चीज दूरदर्शिता से सोच ली होती कि पोस्ट कोविड सिनारियो में हमारे पास बिजली की कमी हो सकती है, कोयले की कमी हो सकती है, तो सरकार ने ठीक से प्लानिंग क्यों नहीं की। लेकिन अब ये सिर्फ भारत का ही मसला नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि चाइना ने भी अपने जो कोल के जो पावर प्लांट्स हैं कई जगह पर उन्होंने शट कर दिया है। और उसी तरीके से यूरोप में बताया जा रहा है कि यूरोप भी इसी संकट से गुजर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये ग्लोबल क्राइसिस है, विश्व में कई जगह कई कॉन्टिनेंट्स में इस तरीके की क्राइसिस उत्पन्न हो रही है। लेकिन क्या इस क्राइसिस के लिए, क्या इस संकट के लिए, क्या ग्लोबल तौर पर क्या देश तैयार नहीं थे? और भारत की तैयारी में भारी कमी एक नजर आ रही है।
अगर आपके पास कोयला की उत्पाद इतना ज़्यादा है, कोल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाता है, प्रोड्यूसर माना जाता है भारत, तो फिर प्रबंधन में कमी क्यों है? ये सारे बड़े सवाल हैं और ये सवाल नीति से जुड़े हैं और प्रबंधन से जुड़े हैं, जिसको लेकर भारत बुरी तरह से फेल हो रहा है और बार बार विपक्षी दलों को ही पर ही उसकी जिम्मेदारी डाली जाती है और कहा जाता है कि विपक्ष बेमतलब का एक पैनिक क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये एक बेमतलब का पैनिक नहीं है, क्योंकि इसमें दूरदर्शिता, दूरगामी सोच का एक संकेत मिलता है कि किस तरीके से हमारी सरकारें ऊर्जा प्रबंधन में भी फेल हो गई हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस में, कोविड क्राइसिस में, ऑक्सीजन के प्रबंधन में हम फेल हुए थे। तो आखिर कितने संकट से भारत गुजरेगा और कैसे इससे इसका निपटारा करेगा, इस पर आपका फीडबैक मुझे चाहिए। मैं आगे चलती हूँ। अब आखिरी खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर एक और संकट नजर आ रहा है कि चीजें नॉर्मल नहीं है, हालात नॉर्मल नहीं है। अभी हाल में आपने देखा था कि किस तरीके से मासूम सिविलियंस को निशाना बनाया गया था और आज ये खबर आ रही है कि 4 जवान और 1 जूनियर कमीशन ऑफिसर शहीद हो गए और ये तब जबकि पूंछ एरिया में एक एनकाउंटर में ये सारे जवान मारे गए। ये बताया जा रहा था कि एक मुठभेड़ में एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये पता चला था कि 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर आई थी और गांव की घेराबंदी की गई, जिसमें कि ये 5 जवान जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत शहीद हो गए। अभी हाल में ही आपने देखा था कि अनंतनाग और बांदीपुरा में भी इस तरीके की मुठभेड़ की खबरें आई थी। यानी कि जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन, एलजी मनोज सिन्हा ये कहते हैं कि देखिए आर्टिकल 370 हटाने के बाद हालात नॉर्मल हो गए हैं, जम्मू कश्मीर एक अच्छी विकास यात्रा पर चल पड़ा है। यानी कि सब कुछ नॉर्मल बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो उसके विपरीत है। आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। अगर आतंकवादी वहां पर छुपे मिल रहे हैं, यानी कि आतंकवादी अपनी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन उससे निपट नहीं पा रहा है और निपट भी रहा है तो इस तरीके से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति इस समय गंभीर है और अब एक बार फिर से यहाँ पर सोचना होगा कि क्या धारा 370 हटाने के बाद जो ये कदम उठाए हैं वो काफी हैं या नहीं है, और नॉर्मलसी की जो बात करी जा रही है कि हालात नॉर्मल हैं, क्या ये नॉर्मल हालात का एक चश्मा पहनाने की कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार? आखिर सरकार जम्मू कश्मीर पर क्यों झूठ बोल रही है? क्या वहां के लोगों को छलने की कोशिश कर रही है सरकार और एक झूठा पर्दा दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, जबकि सब कुछ ठीक नहीं है? इस पर आपका फीडबैक चाहिए। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neeru317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।